क्या आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में कुछ स्टॉक्स ऐसे रहते हैं जिनके प्रोडक्ट को बाई करने में ज्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन अगर उस स्टॉक के कंपनी में अगर हम इक्विटी ले, ओनरशिप ले, तो कम पैसे लगते हैं। और ऐसे ही एक स्टॉक है आयशर मोटर्स का शेयर। ये स्टॉक दोस्तों पिछले एक साल में इसने निफ्टी 50 को करीब 23% से आउट परफॉर्म किया है। तो एक हाई अल्फा स्टॉक है। साथ में इसकी वोलाटिलिटी काफी कम है। अगर इसके एक साल के बीटा को देखें तो सिर्फ 0.89 है। वहीं अगर पिछले 3 महीने की बात करें तो पिछले 3 महीने में भी इसने इंडस्ट्री को करीब 24% से आउट परफॉर्म किया है। इसका तात्पर्य क्या है कि स्टॉक का मोमेंटम अच्छा है। तो इस वीडियो में हम आयशर मोटर शेयर की एक कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस करेंगे, इसके ब्रॉड फंडामेंटल्स को चेक करेंगे और उसके बाद प्राइस चार्ट में मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर मैं आपको प्राइस एक्शन एक्सप्लेन करूंगा और आयशर मोटर शेयर्स के अगले प्राइस टारगेट को भी निकालने की कोशिश करेंगे चार्ट पैटर्न के अनुसार, अलग अलग टेक्निकल चार्ट फॉर्मेशंस के अनुसार। मैं डीके सिन्हा आप सभी का आपके अपने चैनल के ऊपर मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आयशर मोटर के ब्रॉड फंडामेंटल्स को चेक करते हैं। पहले देखते हैं कि इस कंपनी ने परफॉर्म कैसा किया है पिछले सालों में। तो अगर पिछले 5 साल के दौरान की बात करें तो इसकी अर्निंग में जो ग्रोथ दर्ज की गई है वो 24.2% की है और उसी पीरियड में इंडस्ट्री ने अर्निंग ग्रोथ दिखाई है 28.2% की। तो करीब करीब एट पार विथ इंडस्ट्री है, स्लाइटली लोअर है इंडस्ट्री से। वहीं ब्रॉडर इंडियन स्टॉक मार्केट का ग्रोथ रहा है 24.8%। एक साल की बात करें पिछले एक साल में तो इसकी अर्निंग ग्रोथ आई है 19.2%, जबकि इंडस्ट्री की थी 21.4%। वहीं दोस्तों इसके आरओई, आरओए और आरओसी को देखें तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 22.5% है, जो इंडस्ट्री के एट पार है, क्योंकि इंडस्ट्री का भी 22.5% है, लेकिन ये 20% से अधिक है, इसलिए अच्छा नजर आ रहा है। वहीं अगर रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो इसका 16.9% है, जबकि इंडस्ट्री का मीडियन जो है वो 11.4% है। तो इस फ्रंट पे ये बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये है 23%, जबकि 3 साल पहले ये 13.4% था। तो इसमें इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए एक नजर डालते हैं इसकी फाइनेंशियल हेल्थ पे। तो अगर इसमें शॉर्ट टर्म असेट की बात करें तो इसका शॉर्ट टर्म असेट है 57.96 बिलियन, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जो है 38.06 बिलियन है, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो है 15.95 बिलियन रुपीज है। तो इसका मतलब इसका जो शॉर्ट टर्म असेट है वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से अधिक है। तो फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नजर आ रही है। वहीं अगर डेट इक्विटी रेशियो को चेक करें तो वो सिर्फ 1.4 है। ये ब्लू कलर की लाइन इक्विटी की कर्व है और ये रेड कलर की लाइन आप देख सकते हैं कि ये डेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका डेट का जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं रिड्यूसिंग ही है, बहुत नॉमिनल डेट है 1.4%। साथ में डेट जो है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो से कवर्ड है और इंटरेस्ट पेमेंट भी अर्निंग से कवर्ड है। चलिए एक नजर डालते हैं डिविडेंड, सोने पे सुहागा। अगर हमने लॉन्ग टर्म में किसी स्टॉक में निवेश किया और अगर उसमें डिविडेंड मिल जाता है तो ये आइसिंग ऑन केक हम बोल सकते हैं। तो इसका करेंट डिविडेंड यील्ड 1% है, जो भविष्य में फोरकास्ट है कि ये बढ़ के 1.3% हो सकता है। अब एक नजर डालते हैं कि इसमें ग्रोथ का एस्टिमेट क्या है, फोरकास्ट क्या है, पोटेंशियल क्या नजर आ रहा है। तो इसमें ग्रोथ जो है, अर्निंग ग्रोथ, एनुअल अर्निंग ग्रोथ जो है वो फोरकास्ट है कि 11.6% से बढ़ सकती है और इंडस्ट्री का ग्रोथ 11% है। तो मोर और लेस
एट पार विथ इंडस्ट्री नजर आ रहा है। वहीं अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो उसका एस्टीमेट है कि 9.9% से रेवेन्यू इसका ग्रो कर सकता है और इंडस्ट्री का 8.2%। तो आने वाले समय में भी ग्रोथ नजर आ रही है आयशर मोटर्स में। इसके अलावा फ्यूचर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो 21.7% है। तो भविष्य में भी ये एस्टिमेट जो है वो ठीक नजर आ रहा है। एक नजर डालते हैं कि करंट मार्केट प्राइस पे स्टॉक का वैल्यूशन कैसा नजर आ रहा है। तो यहां देखिए, अगर इसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करें तो ये एक्सपेंसिव नजर आ रहा है। 287% ये ओवर वैल्यूड स्टॉक नजर आ रहा है। वहीं सिंपली वॉल स्ट्रीट ने इसकी जो करंट पी रेशो के अगेंस्ट में फेयर पी रेशो निकाला है, तो फेयर पी है 31.1 और करंट पी है 33। तो इस टर्म में भी एक्सपेंसिव नजर आ रहा है। अगर हम इसके अर्निंग के ग्रोथ फोरकास्ट को कंसीडर करें, प्रॉफिट मार्जिन को कंसीडर करें और अदर रिस्क फैक्टर्स को कंसीडर करें तो भी ये एक्सपेंसिव नजर आ रहा है। अगर हम यहां पर पीयर ग्रुप एनालिसिस करें तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल में अगर देखें तो पीयर ग्रुप का जो मीडियन है वो है पी रेशो का 50, जबकि इसका है 33। यहां देखिए अतुल ऑटो का है 88.1, टीवीएस मोटर का है 58.6, बजाज ऑटो का है 33.5 और हीरो मोटोकॉर्प का है 20। तो यहाँ पे केवल हीरो मोटोकॉर्प जो है मेजर प्लेयर्स में से जिसका पी रेशो इससे कम नजर आ रहा है। तो पीयर ग्रुप एनालिसिस में ब्रॉडली वैल्यूशन में ये हम ये नहीं बोल सकते कि अंडर वैल्यूड है, बट फेयरली नजर आ रहा है। यहीं पर अगर प्राइस टू बुक रेशियो को देखें तो पीयर ग्रुप का मीडियन है 7.5 और इसका है 7.4 प्राइस टू बुक रेशियो। तो यहां भी ये फेयरली प्राइस नजर आ रहा है। अगर शेयर होल्डिंग्स पैटर्न पे एक नजर डालें तो यहां देखिए टॉप शेयर होल्डर्स जो है उनमें एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने 49.2% से इसमें अपने स्टेक को बढ़ाया है पिछले 2 रिपोर्टिंग क्वार्टर में। वहीं एलआईसी ने अपने स्टेक को बढ़ाया 38.1% से। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल असेट मैनेजमेंट कंपनी ने 103% से और वैनगार्ड ने 0.41% से। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने 29.5% से। तो कहीं ना कहीं इसमें निपॉन लाइफ ने भी यहाँ पर 24.7% से बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल बाइंग आती हुई नजर आ रही है। जो इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखें तो ये कंसिस्टेंटली इवन पिछले रिपोर्टिंग क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर 2024 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो स्टेक 7.55% था वो बढ़ के 9.52% हो गया है। कि देखिए पिछले 3 रिपोर्टिंग क्वार्टर से कंसिस्टेंटली इसमें बाइंग आती हुई नजर आ रही है म्यूचुअल फंड कंपनीज के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं इस ट्रेडवे प्राइस चार्ट के ऊपर में और इस स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम प्राइस एक्शन को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस स्टॉक में पोटेंशियल नजर आ रहा है, इसका टारगेट क्या हो सकता है। इन सब बातों की चर्चा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ये आयशर मोटर्स लिमिटेड का मंथली प्राइस चार्ट है। अगर इस शेयर के हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को देखें, जब भी हम एनालिसिस करें तो एक बार हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन पर अगर नजर डालते हैं तो पॉसिबिलिटी आगे आने वाले दिनों में एक जो कैलकुलेशन हो रहा है, एनालिसिस हो रही है, उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ देखिए इसने कई बार मौके दिए हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के। पहला एक मेजर इम्पल्स ये बना जो अ, 1 साल का करीब इम्पल्स था और ये इम्पल्स बना बेसिकली आप देखिए ईयर 2000 में फिर बेयर मार्केट की शुरुआत हुई। तो इस पीरियड में इसने कितना रिटर्न दिया? इसने रिटर्न दिया 99 से लेकर 2000 के दौरान में 567% का एक शानदार रिटर्न था। और उसके बाद में आपको याद होगा कि 2000 का बेयर मार्केट चालू हुआ और ये प्राइस गिर गई, काफी बड़ा इसमें करेक्शन हुआ। लेकिन जब ये बेयर मार्केट में भी करेक्शन हुआ तो प्राइस ने इस लो को, इम्पल्स के लो को टेस्ट नहीं किया। इसके बाद एक पीरियड और आया अगस्त 2001 से लेकर
उसके बाद ये पीरियड चला काफी लंबे समय तक, दिसंबर 2007 तक, और एक मेजर इंपल्स का फॉर्मेशन हुआ। ये इसका शानदार रिटर्न था, और ये रिटर्न कितना था दोस्तों, अगर इसे हम मेजर करें तो ये रिटर्न था करीब 4200% का। तो एक शानदार रिटर्न था। अब यहाँ पे आगे बढ़े तो फिर यहाँ पर देखिए कि एक बेयर मार्केट की शुरुआत हुई, जो काफी खराब बेयर मार्केट था, 2008 वाला बेयर मार्केट, और फिर ये स्टॉक गिरा। लेकिन अल्टीमेटली इसमें देखिए ये जो सपोर्ट था, इसी पे ये सपोर्ट लेता रहा। कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं हुआ, देखने को करेक्शन तो बड़ा हुआ। अगर हम इस करेक्शन की बात करें 2008 में भी, तो ये स्टॉक गिरा 76%, लेकिन 4000% के ऊपर के रिटर्न के बाद 76% का जो ड्रॉडाउन है, कोई एक मेजर ड्रॉडाउन नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद 2008 के बेयर मार्केट की यहाँ समाप्ति हुई, और ये देखिए टिपिकल री अकुमुलेशन फेज हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ भी अकुमुलेशन फेज हम देख सकते हैं। और उसके बाद एक यात्रा इसकी चालू हुई मई 2009 से लेकर सितंबर 2017, मतलब करीब आप समझिए 8 साल के दौरान में इस स्टॉक ने जो रिटर्न दिया है, अनबिलीवेबल रिटर्न था। और ये रिटर्न था करीब 17,000% का रिटर्न था। उसके बाद फिर हम सभी जानते हैं कि एक बेयर मार्केट आया और करेक्शन हुआ, ये गिरावट दर्ज की गई। और ये देखिए अब इसको एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली हमने चेक कर लिया कि एक स्टॉक एक शानदार रिटर्न देता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में। अब यहां पर हम क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखते हैं इस स्टॉक की ट्रेडिंग कहाँ हो रही है। हम ये एनालिसिस कर रहे हैं 10 जनवरी 2025 को जो मार्केट लाइव है। तो ये स्टॉक करीब 5070 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, करंट मंथ में ही देखें तो इसने करीब 5% का रिटर्न दिया है, जबकि करंट मंथ तो अभी चालू है, समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन कुछ प्राइस एक्शन है बड़े इंपॉर्टेंट, जिसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची। ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों इंपॉर्टेंट थी, कि इस करेक्शन के बाद में ये देखिए एक राउंडिंग पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट जो हुआ था वो क्वालिटी ब्रेकआउट नहीं था, क्योंकि पैराबोलिक राइज था। और पैराबोलिक राइज के बाद आप यहाँ देखिए एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ अक्टूबर 2022 में, और फिर इसका ये करेक्शन हुआ। और प्राइस ने ये जो नेकलाइन थी, नेकलाइन एरिया को टेस्ट किया। अब मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का नजर आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, कि प्राइस रीसेंट टाइम में जो करेक्शन ले रही है, ईएमए 21 एक अच्छा सपोर्ट है। और फिलहाल ईएमए 21 करीब 4300 के आसपास में है। और अभी ये स्टॉक कितने पे ट्रेड हो रहा है, 5060-70 के आसपास में। तो यहाँ रिस्क कम है, रिवार्ड का पोटेंशियल अधिक है। क्या इस स्टॉक में हम कुछ रिदमिक प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं, उसके पहले मैं आपको एक ट्रेंड लाइन खींच के दिखाता हूं। ये देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची। ये ट्रेंड लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, डायनेमिक सपोर्ट को, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का मल्टीपल टच पॉइंट्स है। ये डायनेमिक सपोर्ट के रूप में ये ट्रेंड लाइन काम कर रही है। और इसको ध्यान से देखें तो ये कॉन्साइड कर रही है ईएमए 21 से। तो ईएमए 21 और ये ट्रेंड लाइन दोनों के कॉम्बिनेशन में ये ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के रूप में काम कर रही है। तो जो आदमी पिरामिड इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, जब भी प्राइस करेक्ट होके इस ट्रेंड लाइन पे बाउंस बैक करे, तो उसके बाद देखिए जब भी बाउंस बैक करती है इस ट्रेंड लाइन से, एक नया हाई बनाती है, तो वो पिरामिड इन्वेस्टिंग के लिए क्वांटिटी ऐड करने का भी मौका हो सकता है। अब ये रिसेंट टाइम में अगर इसको देखें ध्यान से, तो पिछले कई महीनों से, रादर हम बोले जुलाई 2024 से या अगस्त 2024 से, ये लगातार एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। और ये नैरो रेंज में जब कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये हमें समझना होगा कि ऐसा कर क्यों रहा है, क्या टेक्निकल जस्टिफिकेशन इसके मिल रहे हैं। तो यहां पर देखिए इस राउंडिंग पैटर्न के आधार पे अगर हम टारगेट को प्रोजेक्ट करें, तो चलिए पहले हम टारगेट को प्रोजेक्ट करते हैं। ये मैंने इसके बॉटम से इसे मेजर किया, और मेजर करके मैं इसे प्रोजेक्ट कर रहा हूं। तो ये लोएस्ट पॉइंट से क्या समझ में आ रहा है, कि ये स्टॉक जो है यहाँ कंसोलिडेट इसीलिए कर रहा है कि इस राउंडिंग पैटर्न का 61.8% एक्सपेंशन के
टारगेट को इसने अचीव किया और उसके बाद ये कंसोलिडेशन की प्रक्रिया जारी हुई, क्योंकि टारगेट अचीव हुआ, पैराबोलिक राइज था, प्राइस ओवर एक्सटेंडेड थे, या तो प्राइस करेक्शन होगा या टाइम करेक्शन होगा, ये दो ही संभावना बनती है। लेकिन करंट मंथ में यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखें, एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट, ये अगर मैं इसे ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये देखिए बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है करंट मंथ में। ऑल्दो करंट मंथ अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए लोअर टाइम फ्रेम में हम इसके प्राइस एक्शन को समझेंगे। लेकिन हम अगला टारगेट जरूर इसका बता सकते हैं कि ये कंसोलिडेशन के बाद जब ट्रेंड का रिजम्पशन होगा तो अगला पोटेंशियल टारगेट 6,900 से 7,000 का टारगेट निकल सकता है, जो कि 100% एक्सपांशन का टारगेट है विथ रिस्पेक्ट टू दिस राउंडिंग पैटर्न टारगेट। अब दोस्तों चलते हैं वीकली प्राइस चार्ट पे और प्राइस एक्शन को समझते हैं। तो यहाँ वीकली प्राइस चार्ट में हम क्या देख रहे हैं, एक लंबा दौर चला इसमें कंसोलिडेशन का। क्या हम इस कंसोलिडेशन बैंड को चार्ट पे मार्क कर सकते हैं? ये देखिए मैंने कंसोलिडेशन बैंड को मार्क किया। काफी लंबे समय का एक कंसोलिडेशन बैंड है और इसको अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है कि पिछले वीक में, जो वीक 30 दिसंबर 2024 को स्टार्ट हुआ, उस वीक में इसमें ब्रेकआउट हुआ। तो ये एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट है, क्योंकि प्रायर ये इंपल्स जो है वो अपने आप में एक पोल के रूप में हम देख सकते हैं। तो अगर हम इसके आधार पर टारगेट को प्रोजेक्ट करें तो ये देखिए मैंने मेजर किया और इसमें मैं बुलिश फ्लैग के अनुसार टारगेट को प्रोजेक्ट कर रहा हूं। तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट जो है, पहला टारगेट है 5,584 का और उसके बाद 100% एक्सपेंशन का 6,300। टारगेट में अलग अलग तरीके से निकालने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ये जो स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स हैं उन्हें ये क्लैरिटी आए कि कोई भी स्टॉक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता है, उसमें इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव का फॉर्मेशन होता है। करेक्टिव वेव कई बार टाइम करेक्शन के रूप में देखी जा सकती है और कई बार यहाँ पर प्राइस करेक्शन के रूप में देखी जा सकती है। तो यहाँ पर क्या हम कोई और ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं? मैं एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पर खींचने की कोशिश करता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमें एक और ट्रेंड लाइन मिल गई। अब ये ट्रेंड लाइन हमें क्या बोल रही है? प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। तो ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जोन एक इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है और ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच के जोन में ईएमए 55 का भी इंटरवेंशन है, जहां पर इस समय पे प्राइस ने सपोर्ट लिया था। तो हमें कई कॉन्फ्लुएंस नजर आ रहे हैं जिस बात को इशारा कर रहे हैं कि रिस्क कम है और रिवार्ड का पोटेंशियल अधिक नजर आ रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में। तो यहाँ डेली प्राइस चार्ट में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक पैराबोलिक राइज है। इस कंसोलिडेशन बैंड में देखें तो मल्टीपल बॉटम इसने यहाँ पर बनाया है और उसके बाद ये पैराबोलिक राइज के बाद में ब्रेकआउट हुआ और जब ब्रेकआउट हुआ तो ये देखिए सब्सटैंशियल राइज था वॉल्यूम में, यानी एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन भी अच्छा था जब ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि कई लोग जब स्टॉक मार्केट में बिगिनर होते हैं तो वो स्टॉक प्राइस का पीछा करने लगते हैं। क्या हमें यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए थी? एब्सोल्युटली नहीं दोस्तों। ऑलवेज आपको जीरो टू हीरो के ट्यूटोरियल सीरीज में, जो इस चैनल पे सेपरेट प्लेलिस्ट है जिसमें पूरा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, उसमें हमेशा सिखाया गया है कि ब्रेकआउट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और अगर प्राइस ब्रेकआउट हो और सब्सटैंशियल वॉल्यूम में राइज भी हो तो ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि पैराबोलिक राइज के बाद में ये ब्रेकआउट हुआ है। तो हमें इंतजार करना चाहिए थ्रोबैक का। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो थ्रोबैक हुआ है, प्राइस कहां आ गई है? अब ये जो जोन है, ये जो जोन है जहां प्राइस का रिजेक्शन है, प्राइस का रिजेक्शन है, प्राइस का रिजेक्शन है, ये इसका डिमांड एरिया है और इस जोन में ईएमए 21 और ईएमए 55 है। तो ये अब डिमांड एरिया में आ गया है। अगर हम इसकी रिट्रेसमेंट एनालिसिस भी करें फर्दर कॉन्फ्लुएंस को चेक करने के लिए, तो ये देखिए मैंने एक रिट्रेसमेंट एनालिसिस की। तो अभी फिलहाल प्राइस जो है वो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे आ गई है
और यहां पर देखिए 61.8% है 4900 पे। मतलब हम पॉसिबिलिटी इसमें देख सकते हैं कि एक बार ये करेक्ट हो सकता है किस जोन में, 4800 से 4950 के जोन में, जहां पर कॉन्फ्लुएंस ईएमए 55 का भी है और गोल्डन रेशियो भी आ रहा है जो हमने अभी रिट्रेसमेंट एनालिसिस की। तो ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है जिसे हमें वॉच लिस्ट में रखना है। अब ये डिमांड एरिया में पहुंच रहा है। जब भी कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने, वो बुलिश पिन बार हो सकता है, वन वाइट सोल्जर हो सकता है, बुलिश एनगल्फिंग हो सकता है, मॉर्निंग स्टार हो सकता है, कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो उस पैटर्न के हाई के ऊपर में एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का निर्माण किया जा सकता है, जिसमें टारगेट काफी अट्रैक्टिव है। 6900 से 7000 का अगला पोटेंशियल टारगेट इसमें निकल के आ रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि काफी हद तक आपको सीखने को मिला होगा कि टेक्निकल एनालिसिस करने का सही तरीका क्या है। टॉप डाउन अप्रोच को अडॉप्ट किया हमने। क्या किया, मंथली चार्ट में पहले गए, उसके बाद वीकली चार्ट में आए और डेली चार्ट में आए और प्राइस एक्शन को फाइन ट्यून किया, प्राइस एक्शन को समझा, चार्ट पैटर्न को समझा और प्राइस टारगेट कैसे निकालते हैं अलग अलग चार्ट पैटर्न के अनुसार या वेव के अनुसार, इसको हमने सीखने की कोशिश की। साथ में हमने सीखा कि किसी स्टॉक के प्राइस का पीछा नहीं करना चाहिए। स्टॉक अल्टीमेटली थ्रोबैक देगा और वो डिमांड एरिया में आएगा, और इसीलिए एडवांस में जब हम टेक्निकल एनालिसिस करके रखते हैं तो उस समय पे हम वैल्यू जोन में उसे बाई करने की कोशिश करते हैं, जहां रिस्क छोटा होता है और रिवार्ड का पोटेंशियल बड़ा होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।